बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं बिल्कुल सच पर मबनी है। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मेरा इन दिनों कॉलेज में नया दाखिला हुआ था। कॉलेज जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई थी। मैं काफ़ी पुरएतमाद हो गया था, किसी चीज़ से नहीं डरता था। और इसी सब में मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसने मुझे हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया कि इंसान को अपनी बहादुरी कभी भी गलत जगह पर नहीं दिखानी चाहिए। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। दरअसल हम लोगों का कॉलेज गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर था। कॉलेज जाने का ये रास्ता ख़तरनाक होने के साथ साथ डाकुओं की पसंदीदा आमाजगाह था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाकू छुपे बैठे रहते थे जो अक्सर राह चलते लोगों को लूट लिया करते थे। ये वीरान जगह थी, यहाँ से गुज़रते हुए लोग डरते थे। और फिर सुबह तो यहाँ पर एक ऐसी वीरानी छाई रहती कि किसी के गुज़रने की मजाल ना होती। इन्हीं दिनों मेरे कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे थे, इम्तिहान करीब थे। कुछ लड़के घर बैठकर तैयारी कर रहे थे जबकि किसी ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया था। मुझे चूँकि पढ़ने का शौक़ था, मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए मुझे माली हालात की परेशानी न थी। मैं पढ़ाई में होनहार था और कॉलेज जाने में भी मसला नहीं होता था क्योंकि मेरा ज़्यादातर आना जाना गाड़ी पर होता था। उस दिन मेरा कॉलेज में एक टेस्ट था। बाकी लड़के नहीं जा रहे थे, शायद इसलिए कि मौसम ख़राब था। पहले मैंने सोचा कि मैं भी छुट्टी कर लूं, जब कोई नहीं जा रहा तो मुझे क्या जल्दी है। लेकिन फिर सोचा कि कॉलेज इससे पहले छुट्टी नहीं की तो आज क्यों करूं। तब 8 बजे थे, मुझे कॉलेज में जल्दी पहुंचना था। 8:30 पर टेस्ट स्टार्ट हो जाता था। कॉलेज पहुंचने में मुझे कम से कम पौन घंटा लग जाना था। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी था जहां मैं 20 या 25 मिनट में कॉलेज पहुंच जाता था। लेकिन ये वही रास्ता था जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ डाकू छुपे होते हैं। डाकुओं के साथ साथ यहाँ कुछ अनजानी मखलूक़ात भी रहती हैं जो इंसानों के यहाँ से गुज़रने पर उन्हें तंग करती हैं। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। मुझे जल्दी थी कि मैं 8:30 पर कॉलेज पहुँच जाऊँ। तब मेरे जहन में एक तरकीब आई कि अगर मैं तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाऊं तो डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगाता हुआ घर से निकल पड़ा। आज सड़कें वीरान थीं, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मेरी गाड़ी सड़क पर फराटे भरती हुई जा रही थी। रास्ते में थोड़ी सी कच्ची सड़क भी आती थी जहाँ से मुझे गाड़ी ध्यान से चलाना थी। मैंने शॉर्टकट मारने के लिए ही इस सड़क से गाड़ी लाई थी। कब्रिस्तान वाली सड़क पर मैंने जो ही गाड़ी उतारी तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। गाड़ी यकदम धक्के खाने लगी, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। मैं आहिस्ता गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा। अभी मैं कुछ आगे ही गया था कि गाड़ी के निचले हिस्से पर कोई चीज़ ज़ोर से टकराई और मेरी गाड़ी एक झटका खाकर बंद हो गई। दिल ही दिल में मैं बहुत डर रहा था, और डरता भी क्यों ना, क्योंकि शहर बहुत दूर था और गांव भी बहुत पीछे था। ऐसी हालत में हर इंसान डरता है। दूर तक किसी जानदार चीज़ का निशान नहीं था और मैं गाड़ी ठीक भी नहीं करवा सकता था। और ऊपर से मौसम इस कदर ख़राब हो गया, सूरज तकरीबन काले गहरे बादलों में छुप ही गया। दिन के वक्त भी अंधेरे का गुमान हो रहा था। फिर जिस जगह पर मैं था यहाँ तो ऐसा लगता था कि अभी के अभी रात हो जाएगी। फिर मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में ही कहीं टूल बॉक्स रखा हुआ था, लेकिन मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। तब मैंने डैशबोर्ड से माचिस उठाई और तीली जलाकर आग जलाने की कोशिश करने लगा कि यकदम एक खौफनाक आवाज़ आई। तुझे नहीं मालूम तो क्या कर रहा है? हम आग से बने हैं, तो हमें आग से डरा रहा है। ये बात सुनते ही मैं खौफज़दा हो गया। खुदा जाने ये किसकी आवाज़ थी जो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। ये आवाज़ इस कदर डरावनी थी कि मैं खौफज़दा हो गया। दिल ही दिल में मैंने अल्लाह का नाम लिया, टूल बॉक्स उठाकर बाहर निकल आया और गाड़ी के नीचे देखने लगा। नीचे भी तकरीबन अंधेरा था, मगर मैंने माचिस जलाने की दोबारा हिम्मत नहीं की।
कुछ ही देर में मेरी आंखें अंधेरे से मायूस हो गईं। चुपके चुपके से सूरज भी बादलों से निकल रहा था, हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। तब मेरी नज़र गाड़ी के नीचे पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी जिस चीज़ से टकराई थी वो कोई कांटा या पत्थर नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी थी। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने फिर देखा गाड़ी के पिछले 2 टायर भी फटे हुए थे और एक गहरे गड्ढे में बुरी तरह फंसे थे। ये देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मुझे लगा अगर मैं ये खोपड़ी हटा दूं तो गाड़ी को यहाँ से निकाल सकता हूँ। डरते डरते मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंदर हाथ डालकर उस खोपड़ी को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो खोपड़ी हाथ लगाते ही मुझे बहुत भारी महसूस हुई। फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस खोपड़ी को ज़ोर का धक्का दिया। पहले तो खोपड़ी ना हिली, मुझे लगा जैसे मेरा हाथ जल जाएगा क्योंकि खोपड़ी बहुत गर्म थी। उसे हटाने में मेरा जोर लग रहा था। बिलाखिर मेरी आखिरी कोशिश में खोपड़ी को उखाड़ने में कामयाब हो गया। उसे मैंने गाड़ी के नीचे से उठाकर कब्रिस्तान की तरफ उछाल दिया। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। एक अजीब से डर ने मेरे दिल को घेर लिया था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी के टायर ठीक कर ही लिए, लेकिन अब मसला ये था कि मैं यहाँ अकेला था। गाड़ी को चाह कर भी इस खड्डे से बाहर कैसे निकालता। मैंने खैर खुद ही धक्के लगाना शुरू कर दिए, लेकिन गाड़ी टस से मस न हुई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं गाड़ी के शीशे पर ही झुका हुआ था। तब मुझे गाड़ी के शीशे में खौफनाक अक्स नज़र आया। मैं पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो गया। जैसे ही मैंने गर्दन पीछे घुमाई, मारे खौफ के मेरी चीख निकल गई। पीछे एक नहीं, हज़ारों लाखों की तादाद में सफ़ेद और काले ह्योले खड़े थे। ये सभी मुझे यूँ देख रहे थे जैसे मैं किसी बस्ती में आने वाला कोई अजूबा हूँ जिन्हें लोगों ने पहले ना देखा हो। कुछ लम्हे में इन्हें साकित देखता रहा। मुझे लगा ये सब एक जैसे हैं। इन सब के दांत और आँखें बिल्कुल भी मुख्तलिफ ना थीं। ये हंसते तो लगता सारा हजूम हंस रहा है। और फिर अगले ही लम्हे इनमें से एक ने खौफनाक कहकहा लगाया। तब पूरा हजूम कहकहों से गूंज उठा। मेरी तो रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। साई साई की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं एकदम रुक गया और वहाँ से भागने की कोशिश की। काफ़ी देर में दौड़ता रहा। मेरे पीछे कहकहों की आवाज़ें आती रहीं। हवा का शोर अलग था। थोड़ी देर के बाद जब मुझे लगा कि मैं लोगों से बहुत दूर निकल आया हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी तो वहीं रह गई। मैंने सोचा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। तब मैं एकदम रुक गया। मेरे ख्याल में वो लोग चले गए थे। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता हूँ, एक इंतहाई खौफनाक बिल्ला मेरे पीछे खड़ा है। इसके बालों की जगह जैसे सांप जैसी कोई चीज़ लटक रही थी। इसके 2 दांत लंबे और मुंह से खून निकल रहा था। जिस्म के ऊपर कपड़े दौड़ रहे थे। बदबू से मेरा सर फटा जा रहा था। इतनी सर्दी के बावजूद भी मेरे जिस्म से पसीने छूटने लगे। इसके बाद वो बिल्ला थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैंने देखा बिल्ले की आंखों से आग दहक रही थी। वो खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था। उसे देखकर मुझे लगता था मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन मेरे सामने है। अब पछताने लगा कि गाड़ी वापस लाने की तमन्ना क्यों की। काश के उसी वक्त वहाँ से भाग जाता तो अब ये बला मेरे पीछे न पड़ती। तभी मैंने आगे की तरफ फिर दौड़ लगा दी। लेकिन ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे मेरी गाड़ी नज़र आ गई। हालांकि अपनी गाड़ी में बहुत पीछे छोड़ाया था। मैंने देखा गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके टायर भी फटे हुए नहीं थे। टायर देखकर लगता था कि गाड़ी में हवा भरी है, गाड़ी चलाई जा सकती थी। मैं खुशी खुशी आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। लेकिन जैसे ही सीट पर बैठा मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं इन भूत प्रेतों से नहीं डरूंगा। इन्हें पीछे मुड़कर देखने से अच्छा है कि मैं बेखौफ होकर आगे चलता रहूं। तभी मैंने सर पीछे नहीं किया। मैंने थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी चल पड़ी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। गाड़ी चलाते चलाते मैं कब्रिस्तान से काफ़ी दूर निकल गया। जब मुझे यकीन हो चला
कि अब खतरे की कोई बात नहीं, तो मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर क्या देखता हूँ कि गाड़ी की सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। लड़की के लंबे घने बाल थे जो सीट पर फैले हुए थे, जबकि उसकी आंखें चमक रही थीं। एक लम्हे के लिए मैं उसे देखकर ठटक गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी तो बेइख्तियार मैं भी मुस्कुरा दिया। मैं उसे नहीं जानता था, मैंने उसे पहली बार देखा था। मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले मैंने किसी को लिफ्ट दी हो और वो मेरी गाड़ी में बैठा हो। तब मुझे ही पूछना पड़ा, आप कौन हैं? मैंने आपको इससे पहले देखा नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी। तो कोई बात नहीं, अब देख लिया है ना, मैंने यहाँ से थोड़ा ही आगे जाना है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि आप मेरी गाड़ी में आई कैसे? मेरी इस बात का इसने कोई जवाब न दिया। मैं इस पर बज़िद था कि वो मुझे अपनी शनाख्त बताए, वरना मैं उसे लेकर आगे नहीं जाऊँगा। वो कहने लगी, अगर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं सारा दिन तुम्हारी गाड़ी में बैठी रहूँगी। अब उसकी ये ज़िद भी अजीब थी। मैं अगर उसको इनकार करता तो यकीनन बात में मुझ पर इल्ज़ाम आता। कोई भी ऊंच नीच वाली बात हो सकती थी और मैं फंस सकता था। मैंने कहा, ठीक है, शहर ज़्यादा दूर नहीं है, तुम बताओ तुम कहाँ उतरना चाहोगी? कहने लगी, शहर से मुखालिफ समत को एक बाज़ार है, अगर तुम मुझे वहाँ ले चलो तो मैं तुम्हें माकूल मुआवजा भी दूँगी। मैंने कहा, सही है, तुम अगर यही चाहती हो तो ऐसा ही सही। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। वो मुझे रास्तों का बताती गई। मैं देख रहा था कि उसके बताए हुए रास्ते वीरानों की तरफ जा रहे हैं। एक बार फिर मुझे डर लगने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं गाड़ी को कंट्रोल करता, गाड़ी मेरे काबू से बाहर हो गई। मुझे लग रहा था गाड़ी पर मेरा इख्तियार नहीं रहा, बल्कि कोई और वजूद है जो इस गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी आगे को बढ़ती जा रही थी। अब तो मैं बाकायदा गाड़ी को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अब शायद चीज़ें मेरे इख्तियार में न रही थीं। तभी थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक झटका खाकर रुक गई। ये गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी थी जहाँ की ज़मीन नरम थी। शायद गाड़ी के नीचे गीली मिट्टी थी। उस लड़की ने खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर उतर गई। मैंने उससे मुआवजा भी ना मांगा और गाड़ी स्टार्ट करके वापस जाने ही लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी गाड़ी एक बार फिर किसी दलदल में फंस गई है। तभी लड़की ने आगे बढ़कर सामने वाला दरवाज़ा खोला और मुझे उतरने का कहा। मैं मजबूरन गाड़ी से उतर पड़ा, क्योंकि इस लड़की ने मुझे मुआवजा भी देना था और मेरी गाड़ी शायद दोबारा से ख़राब हो गई थी, उसे ठीक भी करना था। मैं गाड़ी से निकलकर गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ आया तो वो लड़की मुझे बुलाने लगी। कहने लगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बाज़ार में खड़े हैं इस वक्त, आप यहाँ पर जो चाहें ख़रीद सकते हैं। लड़की ने सामने मौजूद दुकानों की तरफ इशारा किया तो मैं हैरान रह गया। इससे पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया था। ये दुकानें इंतहाई सलीके से सजाई गई थीं। इनमें ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ मौजूद थी। दुकानों पर मौजूद दुकानदार निहायत खुश अखलाक थे। लड़की कहने लगी, तुम मुझे यहाँ तक ले आए हो, मैं तुम्हें बिना मेहमान नवाजी के नहीं जाने दूँगी। ये हमारी बस्ती की दुकानें हैं, तुम यहाँ से जो चाहो ले सकते हो। मैंने कहा, शुक्रिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो बज़िद हो गई। कहने लगी, जब तक तुम यहाँ से 3-4 चीज़ें नहीं ख़रीद लेते मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। तुम चाहे जितनी मर्ज़ी कीमती चीज़ ख़रीदो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाओगे। मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर वो लड़की अचानक कहीं चली गई और मैं दुकानों पर अकेला रह गया। खैर, थोड़ी देर चलने के बाद मैंने सोचा कुछ न कुछ तोहफ़ा ख़रीद ही लेना चाहिए। शायद वो मुझे देख रही होगी और जब तक उसकी बात नहीं मानूंगा वो मुझे जाने नहीं देगी। तब मैंने एक दुकान से रुककर एक रुमाल ख़रीदा। ये रुमाल सफ़ेद रंग का था और इसके साथ एक इत्र की शीशी भी ले ली। मुझे इत्र बचपन से ही पसंद था। मैं हमेशा खुशबू की बजाय कस्तूरी या इत्र लगाया करता था। दुकानदार ने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। मेरी चीज़ें ख़रीदते ही वो लड़की दोबारा आ गई। कहने लगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें खुद गाड़ी तक छोड़ आऊँगी, तुम्हारी गाड़ी भी ठीक करवा दी है। मैंने लड़की से इजाज़त ली, गाड़ी में आकर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10:30 बजे मैं अपने कॉलेज पहुंचा, लेकिन तब तक तो टेस्ट हो चुका था, इसलिए अब कोई जाने का फ़ायदा नहीं था। मैंने सोचा वापस घर की राह लेता हूँ, इससे पहले दोस्तों के साथ बैठकर कुछ खा पी लूँगा।
میرے دوست گاؤں والے تو نہ آئے تھے لیکن شہر والے ضرور آئے ہوں گے، یہی سوچ کر میں اندر چلا گیا، لیکن کالج خالی تھا، شاید سب لوگ ٹیسٹ دے کر جا چکے تھے۔ میں مایوسی سے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچ گیا۔ گھر میں امی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ اس رومال کو میں اس دن کے بعد تو بھول ہی گیا۔ کافی عرصے بعد کی بات ہے، میں سخت بیمار ہو گیا۔ میری زندگی اچانک ٹھہرے پانی کی مانند ہو گئی۔ میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے بہت دوائیاں دیں، لیکن میرے جسم پر ایک ایسی عجیب و غریب خارش نکلی کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ تب ابو نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج بیرون ملک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کی شرط بھی یہ ہے کہ ساری زندگی آپ کو الرجی والی دوائیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میری تو زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ امریکہ جانے سے ایک دن پہلے میں نے اپنی الماری کھولی، شاید کچھ ضروری چیزیں لینا تھیں۔ تب میں نے دیکھا کہ وہی رومال میری الماری میں پڑا تھا۔ رومال ابھی تک طے شدہ تھا اور اس کے اوپر وہ عطر بھی پڑا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے وہ رومال اٹھایا اور ناک سے لگا کر سونگھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا رومال سے عجیب سی ٹھنڈک نکل رہی ہے۔ بے اختیار میں نے اسے ہاتھ میں جلن والی جگہ پر رکھا تو مجھے عجیب سا سکون ملا۔ تب میں نے یہی عمل بار بار دہرایا۔ میں بار بار اس رومال کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر رکھتا، مجھے سکون سا آتا جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اس عمل سے فارغ ہوا تو مجھے اپنے ہاتھ کی یاد آئی۔ میں نے دیکھا ہاتھ پر سے وہ دانے غائب تھے جہاں میں نے رومال کچھ دیر کے لیے رکھا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے یہ بات بابا کو بتائی۔ وہ کہنے لگے یہ وقتی اثر ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں مستقبل کے لیے علاج کروانا پڑے گا۔ میں نے بابا سے کہا ہمیں ایک بار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بالآخر میں اور بابا ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری تقریباً ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کیسے ہوا اس بات کی سمجھ ڈاکٹر کو بھی نہیں آئی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، اس رومال کی قدر کرنا مجھے آ گئی ہے۔ مجھے وہ خارش تو دوبارہ نہیں نکلی، لیکن یہ رومال مجھے بہت کام آتا ہے۔ یوں کہیے کہ میرے لیے یہ کسی تبرک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور جب یہ رومال مجھے فائدہ پہنچاتا ہے، مجھے وہ کار میں بیٹھی لڑکی یاد آ جاتی ہے جس نے مجھے دکان سے یہ دونوں چیزیں خرید کر دی تھیں۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس بستی کا مالک بھی کون تھا، یہ آج تک نہیں سمجھ پایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔